हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th के बायोलॉजी के लिए बीएसईबी द्वारा इंटरनेट जारी मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखा था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब इस वीडियो में हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। साथियों, अगर हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात करें तो क्लास 12th के बायोलॉजी एग्जाम में दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या टोटल 6 होगी, जिस 6 क्वेश्चन में से किन्हीं 3 क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोर के विकास का वर्णन करें। साथियों, मेगास्पोरोजेनेसिस इसे हम लोग हिंदी में गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस अर्थात गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। याद रखना है साथियों, मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहेंगे? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को ही कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी में क्वेश्चन था कि मेगास्पोर के विकास का वर्णन करें। मेगास्पोर का विकास कैसे हुआ? तो मेगास्पोर का विकास का यहाँ आंसर लिखा गया इसमें कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और इसमें से 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं और तथा केवल 1 मेगास्पोर सक्रिय होते हैं। मेगास्पोर का विकास कैसे होता है साथियों? सबसे पहले जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और इस 4 में से 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं और केवल मात्र 1 मेगास्पोर सक्रिय रहते हैं और इसी सक्रिय मेगास्पोर से क्या होता है? भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए साथियों कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोर के विकास का वर्णन कैसे किया जाएगा। साथियों, हम फिर से एक बार बताते चले कि मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं और मेगास्पोर का विकास गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाता है और केवल 1 मेगास्पोर सक्रिय रहते हैं और इसी 1 सक्रिय मेगास्पोर से नए भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। साथियों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि लिखा गया कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें और किस चीज पे टिप्पणियां लिखना ये ऑप्शन में हमारा नहीं है, तो यह क्वेश्चन अस्पष्ट है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति का वर्णन करें, एंजाइमों की भूमिका का वर्णन करें। डीएनए प्रतिकृति यह एक जैविक प्रक्रिया है। डीएनए प्रतिकृति क्या है? डीएनए प्रतिकृति एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक मूल डीएनए से 2 समान प्रतिकृतियां बनाई जाती है। याद रहेगा साथियों, डीएनए प्रतिकृति क्या है? डीएनए प्रतिकृति एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक मूल डीएनए से 2 समान प्रतिकृतियां बनाई जाती है और यह प्रक्रिया आने वाले पीढ़ी को विरासत के रूप में मिलता है। किस रूप में? विरासत के रूप में मिलता है और यह जो है क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए काफी जरूरी है। समझ गए साथियों, डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक मूल डीएनए से 2 समान प्रतिकृतियां बनाई जाती है। यह आने वाले पीढ़ी को विरासत में मिलता है तथा यह क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने में आवश्यक होता है। डीएनए प्रतिकृति की शुरुआत एक निश्चित स्थल से होती है जिसे प्रतिकृति का स्थल कहा जाता है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन है साथियों कि डीएनए प्रतिकृति का वर्णन करें, मतलब डीएनए प्रतिकृति क्या होता है, यह कैसे होता है, इन सभी चीजों को लिखना है। तो हम लोगों ने पहले देखा कि डीएनए प्रतिकृति क्या है, इसके बारे में, यह क्यों जरूरी है, तो यह क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए जरूरी है। इसके अलावा डीएनए प्रतिकृति की शुरुआत एक निश्चित स्थल से होती है जिस स्थल को कहा जाता है प्रतिकृति का स्थल। और जब डीएनए प्रतिकृति होता है तो इसमें 2 नए डीएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए प्रतिकृति में एक शाखा जो है सतत होता है और दूसरा शाखा असतत होता है और यह प्रक्रिया अर्थात डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया टोटल 4 स्टेप में पूरी होती है, जिसमें हमारा सबसे पहला स्टेप है प्रतिकृति की शुरुआत। डीएनए प्रतिकृति की शुरुआत जिस स्थल से होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिकृति का स्थल।
उसके बाद डीएनए प्रतिकृति की जब शुरुआत हो जाती है तो उसके बाद कुंडली का खुलना अर्थात कुंडली धीरे धीरे खुलने लगता है। और इसके बाद तीसरे स्टेप में होता है प्राइम स्टैंड का निर्माण। और प्राइम स्टैंड के निर्माण के बाद जो नया स्टैंड बना उस नए स्टैंड की लंबाई में वृद्धि होती है। और यह 4 स्टेप से गुजरने के बाद डीएनए प्रतिकृति सफल हो जाता है, पूर्ण हो जाती है। इसी में लिखा गया है कि डीएनए प्रतिकृति में नए डीएनए का दिशा उल्टा हो जाता है। जैसे ही डीएनए प्रतिकृति होता है तो डीएनए प्रतिकृति के दौरान 2 समान नए डीएनए का निर्माण होता है। तो जो नया डीएनए है उसका दिशा पुराने वाले डीएनए की दिशा के उल्टा हो जाता है। जैसे कि यदि किसी पुराने डीएनए का दिशा 3' किनारा से 5' किनारा है तो नए वाले डीएनए का दिशा 5' किनारा से 3' किनारा हो जाएगा, जो निम्न चित्रों से स्पष्ट है। तो चलिए अब हम लोग पहले चित्र को देखते हैं। साथियों, यह फिगर डीएनए प्रतिकृति का है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो शुरू में डीएनए है उसका किनारा है 5' और 3', और उसके बाद इस जगह से क्या हो गया कि डीएनए प्रतिकृतिकरण का शुरुआत हो गया और फिर एक नए डीएनए का निर्माण हो गया, एक अलग और एक इधर। तो इसमें हम लोगों ने उधर देखा था कि जो डीएनए प्रतिकृति होता है तो उसमें एक सतत होता है, दूसरा असतत होता है। देखिए इधर जो हमारा कंटिन्यू है अर्थात यह सतत है, और दूसरे तरफ का जो है ये देखिए बीच बीच हमारा क्या है, खाली है अर्थात एक तरफ असतत है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा था कि डीएनए प्रतिकृतिकरण में जो किनारा है वह उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साथियों कि यहाँ जो है 5' किनारा है और यह जब ऐसे करके आया है इधर तो यहाँ आते आते देखिएगा तो यहाँ ध्यान से देखिए 3' हो गया, और उसके बाद जो यहाँ 3' था वह क्या हो गया हमारा, वह हो गया है इधर आके 5' पे। और प्रतिकृतिकरण में ऊपर में 5' 3' था तो यहाँ पे क्या हो गया 3' 5' और फिर नीचे भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है साथियों कि एंजाइम की भूमिका का वर्णन करें। डीएनए प्रतिकृतिकरण में एंजाइम का क्या भूमिका है, इसको देखते हैं अब हम लोग। डीएनए प्रतिकृति में एंजाइम की बहुत ही अहम भूमिका है। अलग अलग एंजाइम का भूमिका अलग अलग होता है। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, यह डीएनए के अणु के निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा डीएनए हेलिकस जो है यह डीएनए को खोलने वाला एंजाइम है जो कुंडली को खोल देता है। इसके अलावा डीएनए लाइगेज है जो डीएनए की प्रतिकृति और मरम्मत में मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। अब ये क्वेश्चन भी साथी हम लोगों का अपूर्ण है और अस्पष्ट है, अर्थात इसे भी हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन टिप्पणी लिखने के लिए कुछ दिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का वर्णन करें। प्रतिरक्षा प्रणाली यह हमारे शरीर का एक रक्षा तंत्र है। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है कि हमारे शरीर का एक रक्षा तंत्र है जो संक्रमण, बीमारी और हानिकारक पदार्थों से रक्षा करता है। इसके घटक में टी सेल और बी सेल, फाइगोसाइट्स इत्यादि शामिल होते हैं जो रोगजनकों को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। समझ में आया साथियों? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है? यह हमारे शरीर की रक्षा शक्ति है, रक्षा तंत्र है जो संक्रमण, बीमारी और हानिकारक पदार्थों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। और इसमें जो टी सेल, बी सेल या फैगोसाइट्स शामिल होते हैं यह सभी घटक रोगजनकों को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देता है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें प्रतिरक्षा के प्रकार की, तो प्रतिरक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, एक सहज प्रतिरक्षा और दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा जन्म से मौजूद होती है। सहज प्रतिरक्षा क्या होता है कि जन्म से मौजूद होता है, जो शरीर में लगभग सभी रोगाणुओं के खिलाफ काम करती है। जबकि हम लोग अगर बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा की, तो यह प्रतिरक्षा किसी खास रोगाणुओं के खिलाफ ही लड़ती है जो जीवन में उपार्जित किए जाते हैं। अर्थात सहज प्रतिरक्षा ऐसा है जो जन्म से मौजूद होता है और लगभग सभी जीवाणुओं के साथ कार्य करता है, जीवाणु रोगाणुओं के खिलाफ लड़ता है। और उपार्जित प्रतिरक्षा यह किसी खास रोगाणुओं के खिलाफ ही लड़ती है और यह जीवन में उपार्जित किया जाता है, अर्थात हमारे जीवन में यह प्रतिरक्षा बाद में प्रवेश कराया जाता है। और इसमें बी सेल और टी सेल होते हैं जो रोगाणुओं को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीटू संरक्षण को परिभाषित करें। इन सीटू संरक्षण के लिए क्या किया गया है? क्वेश्चन क्या है साथियों कि इन सीटू संरक्षण को परिभाषित करें। इन सीटू संरक्षण, इसे हम लोग हिंदी में स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। नाम क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण। मतलब
किसी प्रजाति को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित रखना कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू संरक्षण। याद रहेगा साथियों, क्या होता है, किसी भी प्रजाति को उनके ही प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। और इन सीटू संरक्षण अर्थात स्वस्थानीय संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, 500 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया, जैसे कि जिम राष्ट्रीय कार्बेट उद्यान। साथियों, इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में बीएसईबी द्वारा इंटरनेट जारी मॉडल पेपर के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के सभी प्रश्नों को अलग अलग वीडियो में देखा। ऑब्जेक्टिव और सब लघुत्तरीय प्रश्न के सब्जेक्टिव का आंसर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का भी अभी हम लोगों ने आंसर देखा। आप सभी वीडियो को जरूर देखें और एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।